दिल्ली में एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच जारी है जंग। दिल्ली की सड़कों को लेकर एलजी ऑफिस तक ये जंग लगातार चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। रोज नए मुद्दे इस जंग को हवा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से दिल्ली में ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर दिल्ली का असली बॉस कौन है। एलजी साहब को शर्म आनी चाहिए। आज गरीबों के अच्छे बच्चों के अच्छे भविष्य को रोक रहे। ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार की है। ये लड़ाई दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकारों की है। ये लड़ाई केजरीवाल और एलजी की है। एलजी बदलते हैं लेकिन खत्म नहीं होती है तो ये जंग जो हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है। आज एलजी पर शिक्षकों की ट्रेनिंग रोकने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मैं जानती हूँ एलजी साहब, आपको अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। मैं जानती हूँ एलजी साहब कि आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है, पर अपनी नफरत की हद इतनी मत पार करने दीजिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जो आपकी नफरत है कि उसकी वजह से आज आप दिल्ली के गरीब बच्चों से भी नफरत करने लगे। आपसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द फिनलैंड की टीचर ट्रेनिंग की फाइल को पास करें। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल सरकारी शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने के सरकारी फैसले को रोक रहे हैं। दिसंबर में हमको 30 टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भेजने थे प्राइमरी के, और अगला बैच हमारा 30 टीचर्स का जाना था मार्च में, अभी 2 महीने बाद। लेकिन दिसंबर के टीचर ट्रेनिंग के बैच की फाइल हमने अक्टूबर में एलजी साहब के पास भेजी। तो पहले तो एलजी साहब ने उस पर फाइल को घुमाने के चक्कर में और डिले करने के चक्कर में कि हो ही ना, उस पर लिख के भेजा कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है जिससे आप ट्रेनिंग करा रहे हो फिनलैंड की, इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। यूनिवर्सिटी की एक संस्था वहां ट्रेनिंग कराती है, यूनिवर्सिटी की ही अपनी संस्था है, उसके पास टीचर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और डीओपीटी की गाइडलाइन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे 1000 टीचर्स को भेज चुके हैं विदेशों में, डीओपीटी की गाइडलाइन फॉलो करके ही भेज रहे हैं। तो वो फाइल ये कह के वापस भेज दी। मुझे लगता है कि जब मनीष सिसोदिया जी शपथ लिए होंगे तब भी किसी अधिकारी ने ही शपथ दिलाया। मुख्यमंत्री जी भी जब शपथ लिए होंगे तो किसी अधिकारी ने ही शपथ दिलाया, और जिसके यहाँ नॉमिनेशन भरने गए थे वो भी कोई अधिकारी ही था। तो ये संविधान की व्यवस्था है कि इस देश का हर नोटिफिकेशन, हर पत्र जो सरकार का होता है वो कोई न कोई अधिकारी ही उसको जारी करता है। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का दावा है कि उन्होंने दिल्ली के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को रोका नहीं, बल्कि लागत के हिसाब से हुए फायदे का विश्लेषण करने के लिए कहा है। पहली बार हमारी सरकार है जिसने बहुत बड़े स्तर के ऊपर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेजा। फिनलैंड पहले भी हम कई टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेज चुके हैं। अब एक और जत्था जाने वाला था जिसपे एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये इसको नहीं जाना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी? अल्टीमेट द दिल्ली गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक संविधान के अंदर साफ लिखा है। हमने पहले की सरकारें भी देखी जिसमें मदन लाल खुराना जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद शीला दीक्षित को हमने 15 साल देखा। ऐसा कन्फ्रंटेशन तो कभी भी नहीं हुआ। डिफरेंस ऑपिनियन हो सकते हैं लेकिन वो बैठ के सॉल्व होते थे। सड़क के ऊपर, न्यायालयों के अंदर इस तरह के कन्फ्रंटेशन हमने तो कम से कम नहीं देखे। इन तमाम विवादों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शाम में उपराज्यपाल से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे, जहां अधिकारों को लेकर एक लंबी बहस चली। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंडिपेंडेंटली कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये संविधान पीठ में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है उसके ऑर्डर्स जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब दिल्ली के अंदर जो योगा क्लासेस बंद की गई वो इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच आए दिन विवाद बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये सुनवाई चल रही है कि दिल्ली का असली बॉस चुनी हुई सरकार है या उपराज्यपाल। राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अब बात करेंगे जोशीमठ की। जोशीमठ की दरार तो बानगी है ही, तबाही अभी बाकी है। इसरो की जारी सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि सिर्फ 12 दिन के भीतर जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। खतरा तो पूरे जोशीमठ पहाड़ के धंसने का है। अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जब जोशीमठ इतिहास के पन्नों में दफन होगा।
जमीन का फटना, घरों में दरार, पानी का फूटना। ये तो तबाही की सिर्फ बानगी भर है। तबाही अभी बाकी है। खतरा बहुत बड़ा है। बात कुछ इलाकों में जमीन फटने भर की नहीं है, बात कुछ घरों में दरार भर की भी नहीं है, बात कुछ इलाकों से पानी निकलने भर की नहीं है। खतरा इससे भी बड़ा है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। ये तस्वीर एक अलर्ट है, नोटिस है। इसरो की तस्वीर बता रही है कि जोशीमठ तेजी से धंस रहा है। अब खतरा मकानों को नहीं, पूरे पहाड़ को है। सिर्फ 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। इसरो के मुताबिक ये धंसान 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच ही दर्ज किया गया है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीर में जो पीली रेखा दिख रही है, उसी के अंदर जोशीमठ का इलाका है और ये फॉल्ट लाइन के साथ तेजी से धंसता जा रहा है। मतलब जोशीमठ कभी भी इतिहास की बात हो सकता है। कभी भी ये शहर पूरी तरह से खत्म हो सकता है, पूरी तरह से तबाह हो सकता है। तो आप देखिए कि कैसे हर बीतते दिन के साथ जोशीमठ में नुकसान बढ़ता जा रहा है, यहाँ के लोगों का नुकसान बढ़ता जा रहा है। पहले 3 तारीख को 4 तारीख को जब तस्वीरें आई थी उसमें इस मंदिर को झुकता हुआ हमने देखा था। 6-7 तारीख को ये मंदिर नीचे गिर गया था और अब ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जोशीमठ काफी वक्त से धंस रहा है। पिछले साल इसकी रफ्तार कम थी। इसरो के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक करीब 7 महीने में जोशीमठ 9 सेंटीमीटर धंसा, लेकिन 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच ये धंसान 5.4 सेंटीमीटर आंकी गई। ये सारा का सारा एरिया जो है वो पुराने लैंडस्लाइड की डेब्रीज पे बना हुआ है। तो इसकी जितने यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सब एक तो अनप्लान्ड है और दूसरी बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी घटना जो है अचानक नहीं हो रही है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी इस आज की तारीख में बहुत लार्ज स्केल पे इस तरह से जो मकानों में दरार आने का जो घटनाएं दिख रही हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे अचानक हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो काफी पहले से हो चुकी थी। मिश्रा समिति के सुझाव के बावजूद भी इतने बड़े स्टेब्लिशमेंट यहाँ बढ़ा दिए गए। इसके ऊपर औली है, वो नया पर्यटन और साहसिक पर्यटन का हब है, उसकी वजह से वो भी ऊपर ढाल में बहुत छेड़छाड़ हुआ। और इसके अतिरिक्त जोशीमठ के चारों तरफ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और के नाम पे जो डेवलपमेंट सो कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो शुरू की गई, कहीं ना कहीं उनका भी रोल होगा। ये कहना है कि कितना ये प्राकृतिक है और कितना ये मानव जनित है, थोड़ा सा इसको डिकपल नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि मानव जनित क्रियाकलाप ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उधर एनटीपीसी परियोजना के खिलाफ यहाँ के लोग गुस्से में हैं। वहीं प्रशासन अब 2 बड़े होटलों को गिराने की तैयारी कर रहा है। जोशीमठ में लगातार जो एजेंसियां काम कर रही थी, उन्होंने अब मलारी होटल की जो है वो छत लगभग हटा दी है। तो अब देखिए जो कल तक कवर थे सारा सामान हटा और चूंकि चरणबद्ध तरीके से सबसे पहले ऊपर से एक हिस्सा डिसमेंटल किया जाएगा और इस बीच सिर्फ मलारी के बगल में आप देखिए माउंट व्यू होटल जो एक दूसरे से सटा हुआ, उसकी छत पर भी मजदूर पहुंच चुके हैं, जीआरएफ के कर्मचारी पहुंच चुके हैं। अब उसको भी इसी तरह से हल्का किया जा रहा है, ऊपर से टंकी, उसका सामान, बहुत कुछ। और नीचे आप देख रहे हैं कि जेसीबी लाई गई है। अब जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है मलबे को हटाने के लिए, क्योंकि होटल से जो कुछ भी निकल रहा है वजन कम करना, एक एक हिस्से को, खासकर वो हिस्सा जिसका काम होटल में या उसकी स्ट्रक्चर में वजन ढोने का नहीं है, जिस पर वजन नहीं टिका हुआ है और होटल नहीं टिका हुआ, उसको पहले तोड़ा जा रहा है। और उसके बाद जो की जानकारी दी गई थी, उसके बाद सिर्फ जो है कॉलम बचे रह जाएंगे। बहरहाल एक शहर का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, जो कुदरत के साथ हुए खिलवाड़ की भेंट चढ़ता दिख रहा है। आशुतोष मिश्रा, अंकित शर्मा, कमल नयन के साथ अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होते ही पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी होने लगी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, नरकंडा, लाहौल स्पीति में जमकर बर्फबारी है। फिलहाल ये बर्फबारी हिमाचल के लोगों के लिए राहत बनकर आई है, क्योंकि इसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। पिछले महीने से अब तक हिमाचल प्रदेश ने सूखे का लंबा दौर देखा है। ये नजारा किसी एनिमेशन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन कुदरत की चित्रकारी के आगे इंसान की कलाकारी की क्या मिसाल। ये हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी की तस्वीरें हैं। आसमान से गिरते बर्फीले फाहे चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं।
हरे पेड़ किसी बुजुर्ग के सफेद बालों की तरह नजर आ रहे हैं। पत्तों से लेकर दरख्तों तक सब पर कुदरत ने सफेद श्रृंगार कर दिया है। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है और ये कितनी मोटी होगी कहना मुश्किल है। कुर्सी, टेबल और रेलिंग पर जमी बर्फ को भी आप साफ देख सकते हैं। बर्फबारी के बीच इक्का दुक्का चलते वाहन और दूर दूर तक सफेद नजारा आंखों को बेहद सुहाना नजर आ रहा है। इसी बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। ये किसी टूरिस्ट की कार है। देखिए किस तरह पूरी कार बर्फ के लिफाफे में लिपटी हुई है। टीवी सेट पर इस खूबसूरत नजारों को देखना भला किसका मन नहीं करेगा इस अनुभव को जीने का। सैलानी इस अनुभव का भरपूर मजा ले रहे हैं। मुझे तो थोड़ा पहले एक्सपीरियंस था स्नोफॉल का, लेकिन मेरी फैमिली को नहीं था, तो मैं चाहता था कि मेरी फैमिली भी ये लाइव स्नोफॉल देखे। तो ये कुदरत के रंग है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी दर्शक देखें यार, ये कुदरत है, नेचर है। ये स्नोफॉल देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत में पहुंचे हुए हैं इस टाइम। छोटा बच्चा भी है साथ में, ये भी फुल एंजॉय कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली समेत तमाम इलाकों में बर्फ की सफेद चादर है। बीते 2 दिनों से मनाली के तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मनाली शहर में साल की ये पहली बर्फबारी है। बीते दिन मनाली शहर में हल्की बारिश हुई, लेकिन आज सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो पूरी मनाली बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई थी। बर्फबारी से टूरिस्टों के चेहरे तो खिले ही, पर्यटन कारोबारी भी खुशी से झूम उठे। अभी मनाली में कुछ टाइम से बर्फ नहीं थी, अभी जब से स्नोफॉल स्टार्ट हुई है तो टूरिस्ट भी बहुत बड़ा है और काम भी हमारा बहुत बड़ा है। जितना हमारे लिए तो स्नो ही है, जितना स्नो पड़ेगा उतना काम बढ़ेगा। तो अभी स्नो है, आज भी स्नो है, कल भी स्नोफॉल बताया हुआ है, तो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। काम भी बढ़ा है हमारा सबका, तो टूरिस्ट भी बहुत बढ़ गया मनाली में। बर्फबारी से समूची घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। फिलहाल मनाली शहर में वाहनों की आवाजाही सुचारू है, लेकिन बर्फबारी के चलते रोहतांग दर्रा पहले ही वाहनों के लिए अवरुद्ध हो चुका है। बर्फबारी के चलते अटल टनल से भी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पर्यटक वाहनों को सोलांग नाला से आगे नहीं ले जा पा रहे, लेकिन मनाली में बर्फबारी के बाद पर्यटक वाहनों को नेहरू कुंज से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। अब शिमला के मंडोल इलाके की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी सब कुछ बर्फ से लकदक नजर आ रहा है। शिमला से सटे नरकंडा में भी भारी बर्फबारी हो रही है। नरकंडा के रास्तों को देखिए, बर्फ की मोटी परत साफ साफ नजर आ रही है। दूर दूर तक बर्फीला साम्राज्य नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बर्फबारी किसी राहत से कम नहीं। यहाँ लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। लंबे सूखे दौर की वजह से गेहूं और सब्जी की खेती को करीब 25% का नुकसान हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर महीने में पूरी तरह सूखा रहा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि रविवार तक ऐसा ही मौसम रहा तो नुकसान में 10 से 15% भरपाई हो जाएगी। मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।